चलो ज्योतिबा फुले। देखो जो लीडर हमारे पास हुए उनमें से एक तो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किस समाज की स्थापना करेंगे? ब्रह्म समाज के। तो ब्रह्म समाज के फाउंडर, सोशल रिलीजियस मूवमेंट और सोशल रिलीजियस मूवमेंट के जो फाउंडर हैं उनमें सबसे पहले हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने कई काम किए। एक तो सती सिस्टम, इसको अबॉलिश करवाया। साथ में इन्होंने एक नए रिलीजन की नींव रखी जिसे हम कहते हैं ब्रह्म समाज। ये इन्होंने किया। फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया में दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती ने क्या किया? आर्य समाज, बैक टू वेदा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे एक और व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, याद है इनका नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने क्या चलाया? रामकृष्ण मिशन, अपने गुरुजी के नाम पर रामकृष्ण मिशन, ये इन्होंने चलाया। तो रामकृष्ण मिशन किसने चलाया? स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन चलाया अपने गुरुजी के आदर्श से। ये थोड़ा सा बोलता है वेस्टर्न प्लस ईस्ट। वेस्ट से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेंगे, ईस्ट से हम लोग स्पिरिचुअलिटी लेंगे। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ से लेंगे और इनसे ही कहीं ना कहीं हमारे देश में डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें ही एक तरीके से ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट करती है। एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इसमें चलता है। ठीक है। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, ये दोनों फिलोसफी इन्होंने चलाई। फिर मुस्लिम में अलीगढ़ मूवमेंट, ये देखा था हम लोगों ने, अलीगढ़ मूवमेंट कौन चलाएगा? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ये चलाएंगे इसे। तो सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन हैं। फिर उसके बाद कुछ लीडर, ये ज्योतिराव गोविंदराव फुले और साथ में इनकी वाइफ, ये दोनों काम करेंगे। एक तो गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ, साथ में अनटचेबिलिटी के खिलाफ। ये जो फुले फैमिली है, ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया उसमें रहती थी, पूना, नासिक, इसके आसपास इन्होंने काम किया। और इन्होंने कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इसके लिए काम किया। और इन्होंने इनकी जो पार्टी है उसका नाम क्या है? सत्य शोधक समाज। तो सत्य के साथ हम लोग रहेंगे और उसी के साथ काम करेंगे। तो सत्य शोधक समाज ये ज्योतिराव गोविंदराव फुले की सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात करता है, तो याद रखना है इसमें। और लो कास्ट के लिए इन्होंने जस्टिस की बात की। तो महाराष्ट्र में रहे। ये अयानकली, नाम से ही लग रहा है साउथ इंडिया में होंगे। तो अयानकली जी केरल में हुए। इन्होंने भी किसके लिए? दलित के लिए लड़ाई ली, साथ में अनटचेबिलिटी के लिए लड़ाई लड़ी। ये सारी चीज़ें लड़ाई इन्होंने लड़ी। और इन्होंने दलित को अलाउ किया कि वो ज्वाइन करे किसको? स्कूल को। एजुकेशन सिस्टम में आने की बात की दलितों से। तो ये सारा काम अयानकली ने किया था, तो ये भी आप देख लेना। फिर उसके बाद श्री नारायण गुरु। नारायण गुरु फेमस हैं कास्ट के अलावा। इन्होंने एक नया रिलीजन दिया। बोले कोई रिलीजन अच्छा नहीं है, ह्यूमैनिटी के लिए एक अलग से रिलीजन बनना चाहिए। और उस रिलीजन में ना कोई एक गॉड होगा, ना कोई एक टेक्स्ट होगी, ना कोई एक पर्सन होगा जो आपको उस रिलीजन में लेके जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिना उसके ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये क्या बोला? वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मैन, वन कास्ट। हम लोग एक कास्ट पे हैं जिसे कहते हैं ह्यूमन। हम लोग एक रिलीजन को मानते हैं जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी। हम लोग एक गॉड को मानते हैं, दूसरे ह्यूमन की हेल्प करना। ये सारी चीज़ें इन्होंने दी। ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और ये भी कहाँ के? केरल के। अयानकली जी भी केरल के और नारायण गुरु भी केरल के, दोनों एक से थे। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये है
सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले जो देखे थे अभी, उन्हीं की वाइफ सावित्रीबाई फुले, उन्हीं की वाइफ है। ये कहाँ, महाराष्ट्र में ही। और ये इंडिया की फर्स्ट लेडी हैं जो वुमेन हेडमास्टर बनी, मतलब स्कूल की प्रिंसिपल। तो इसलिए इसे वुमेन एजुकेशन, इनके बारे में एक कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। 2 साड़ियाँ रखती थी, मतलब उस टाइम हमारी सोसाइटी में अगर कोई वुमेन पढ़ती है या पढ़ाती है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो बहुत सारी महिलाएं इनकी एक साड़ी पे गोबर या कुछ भी फेंक के मारती थी। तो ये स्कूल जाती थी, वहाँ पे साड़ी चेंज करती थी, ठीक है। तो ये इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने एन.टी. सुदर्श, मतलब वही अपने जो हस्बैंड है उनके साथ की। और फिर एक दिन महाराष्ट्र में प्लेग फैला, प्लेग देखा होगा आपने, रेड से फैलता है। तो प्लेग फैला और प्लेग के जो बीमार लोग थे उनकी सर्विस करते करते इनकी डेथ हो गई। प्लेग फैला था तो इन्होंने भी काम किया, और उस काम के चक्कर में एम.एन. श्रीनिवास जी, इन्होंने भी बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किए। और ये कहाँ के हैं, साउथ इंडिया के, मैसूर मतलब आज का कर्नाटक वाला जो पार्ट है वहाँ पर इन्होंने काम किया। देखो ज़्यादातर लोग सब एक सा ही काम करेंगे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट होंगे, रिलीजन के अगेंस्ट होंगे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में वही सारी चीज़ें में से। तो ये बोलते हैं कि भाई ये सोशलिस्ट हैं, सोसाइटी में हमारे क्या हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। किसके खिलाफ काम किया, कास्ट सिस्टम के खिलाफ काम किया, साथ में रिलीजियस सिस्टम के खिलाफ काम किया। और इन्होंने संस्कृतिजाइजेशन, मतलब हमें अपने कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला जिस कल्चर से अभी हम लोग चल रहे हैं उससे हम लोग डिवाइड हैं, इस डिवीज़न की वजह से बेटे समाज गुलाम बनाए हुए हैं। तो क्यों ना हम इसका संस्कृतिजाइजेशन कर दें, मतलब हम लोग फिर से अपनी संस्कृति को, और इसी नाम से फिर इनकी टेक्स्ट जो है वो काफ़ी फेमस हुई और सब लोगों ने पढ़ा कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। फिर इन्होंने डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया कि डोमिनेंट कास्ट कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई और कैसे हम लोग एक तरीके से डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। तो इन्होंने बोला कि हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। और इन्होंने विलेज को कॉन्सेप्ट बनाया कि विलेज लेवल पे डेवलपमेंट, ये जो अनटचेबिलिटी है या संस्कृतिजाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, बच्चों में ही कास्टिज्म के बारे में सिखाया जा रहा है। तो हमें उन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे फ्यूचर वाली जनरेशन हमारी सही हो। तो ये सारी बातें करते हैं। फिर पेरियार, ई.वी. रामास्वामी नायकार, या इनको प्यार से सब लोग पेरियार कहते हैं, सिंपल से नाम इनका प्यार है, वैसे इनका बहुत बड़ा नाम है, देख के ही लग रहे हैं थोड़े साधु संत टाइप के से होंगे। इन्होंने भी साउथ इंडिया के ये हैं। साउथ इंडिया में 2 ही क्लास होती हैं, एक तो ब्राह्मण, दूसरे नॉन ब्राह्मण, और उसमें से भी 90% लोग क्या हैं, नॉन ब्राह्मण। तो इसलिए जो भी आपको साउथ इंडिया के ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट वाले मिलेंगे वो किसकी तरफ होंगे, नॉन ब्राह्मण की तरफ। और इन्होंने बात की इक्वालिटी की कि भाई अपर क्लास ने जोर ज़बरदस्ती से जो लोअर क्लास है उनको दबा के अपना फ़ायदा उठाया है, और उस फ़ायदे की वजह से जो लोअर कास्ट है वो नीचे ज़्यादा दबसा जा रहा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती जा रही है, और अपर क्लास और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग आगे बढ़ें, सारी चीज़ों को जानें। तो ये सारी बातें पेरियार ने एक तरीके से कही। फिर उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया में, सोशल रिलीजियस मूवमेंट में एक और पार्ट। तो ट्राइबल का मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म में कहें तो हाँ, जनजाति है, कोई भी ऐसी ह्यूमन स्पीसीज़ जो ज़्यादातर जो नॉर्मल हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें इंक्लूड नहीं है। नॉर्मल ज़िंदगी कैसे है, हम लोग एजुकेशन लेते हैं, साथ में हमारा फूड का पैटर्न अलग है। तो इन लोगों का फूड का पैटर्न, साथ में लाइफ स्टाइल, वो नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है उससे थोड़ा अलग है। और ये लोग ज़्यादातर अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर भी हमारे जैसे नहीं करते, फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट से कुछ बटोर के लिए आए, शिकार कर लिए, हंटिंग करते हैं, और ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड हैं। तो उन लोगों को ही हम क्या कहते हैं, ट्राइबल लोग। अब इन ट्राइबल लोगों के भी कुछ राइट हैं तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ना। तो इंडिया में जो ट्राइबल लोग रहते हैं और इनको हम लोग एसटी, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन देते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, जिससे इनका डेवलपमेंट हो। साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 5th and 6th शेड्यूल, ये सुना होगा आपने, 5th and 6th शेड्यूल, ये भी किसके लिए रखे, एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम लोगों ने ये सब रखा है। तो शेड्यूल ट्राइब के लोगों को एक तरीके से कैसे उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो,
उसकी कोशिश करने के लिए हमने 5th एंड 6th शेड्यूल रखे हैं कि कैसे इनका डेवलपमेंट हो, कैसे इनकी सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें आपको करने को मिली। फिर ये देखो गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये बोल रहा है कि भाई कितना पॉपुलेशन, और हमारे देश में जो 2011 का सेंसस आया है उसके अकॉर्डिंग लगभग 8 to 9% हमारे देश की पॉपुलेशन का हिस्सा क्या है, ट्राइबल। और इन ट्राइबल में से ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब सुने होंगे, सिक्किम, साथ में इसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन वाले एरिया में ये ट्राइबल लोग कहीं ना कहीं रहते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी पॉलिसी चलाई हैं। पहला तो उनको रिजर्वेशन है, दूसरा हम लोग इनके फॉरेस्ट राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये फॉरेस्ट में रहते हैं ना, इनके कुछ पवित्र उपवन होते हैं। उपवन मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिनको ये गॉड के रूप में मानते हैं। तो गॉड के रूप में एक तरीके से ये लोग मानते हैं कि भगवान है, तो फॉरेस्ट को एक तरीके से गॉड के रूप में मानते हैं। उसके हिसाब से इनकी सारी चीज़ें चलती हैं कि कैसे उपवन होगा, क्या चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद में कि भाई हमारे देश में ये तो हम कर ही लिए, फैमिली, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली कर लिए थे ना उस दिन। हाँ, तो ये वाला पार्ट हमारा हो ही चुका है। अब ये डाइवर्स फॉर्म ऑफ फैमिली, मतलब कई बार जॉइंट फैमिली में ना फैमिली का बिजनेस होता है। जैसे कोई मिठाई की दुकान है, पूर्वजों से चली आ रही है, या बढ़ई का काम है, लकड़ी का काम करते हैं ना, वुड का, वो पूर्वजों से चलाए आ रहा है। तो ये सारे जो काम है वो जॉइंट फैमिली के एक तरीके से बिजनेस हो जाते हैं। कोई भी शॉप हो सकती है, कोई अपना फैक्ट्री हो सकता है, तो उसके बेस पर ही फैमिली में क्या चीज़ें डिवाइड होती हैं। फिर हमने जो कैपिटलिज्म था उसके बारे में जाना ही था, एडम स्मिथ, है ना, जाना था ना, कैपिटलिज्म का फाउंडर एडम स्मिथ है, जो क्या बोलता है, सारी चीज़ें एक तरीके से डिपेंड किस पे हो, मार्केट पे। मार्केट डिसाइड करेगी क्या होगा, उसके अलावा और कोई डिसाइड नहीं करेगा। और ये बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल की बात ये करते हैं, और इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन मतलब एक बुक लिखी, उसी बुक में इनके सारे डिमांड एंड सप्लाई के रूल है। उसके बेस पर सोशलिज्म इसके अगेंस्ट है, वो बोलता है ये कुछ नहीं होता, ये फालतू में पागल बनाते हैं, और एक्चुअल में दो ही क्लास हैं, एक अपर क्लास। अगला क्या है, ट्राइबल मार्केट, धोरई विलेज, बस्तर, छत्तीसगढ़। ये बोल रहा है कि भाई एक फ़ोटो है, कैसे ट्राइबल में जो मार्केट हैं, वीकली मार्केट यहाँ पे भी लगती हैं, आपने देखा होगा, संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, ऐसे लगती है ना कि कुछ लोग यहाँ से, उनका काम होता है, वो एक जगह नहीं फिक्स रहता है, यहाँ से आज लक्ष्मी नगर में लगाएंगे, फिर उसके बाद अगले दिन भाई हम लोग थोड़ा सा और दूर जाएंगे, यमुना बैंक लगाएंगे। इसे देखिए मार्केट, तो ये मार्केट ऐसे ही ट्राइबल लोगों की मार्केट लगती है। तो बहुत सारे, जैसे एक ट्राइब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बंजारा। इस ट्राइब के बारे में सुना है? तो बंजारा ट्राइब की खास बात क्या है, ये भी ट्रेडर हैं, हाँ, घूमते रहते हैं। ये सॉल्ट लेके जाएंगे, कभी दूध घी लेके जाएंगे, कभी आयरन के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, आयरन का कुल्हाड़ी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, या दांत आता है वो चाकू वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बंजारे को बनाते हैं। तो ऐसे ही ट्राइबल लोग घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इनकी वीकली मार्केट होती है, और ज़्यादातर गुड्स वही मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं, सर्विस वाला इन पे कम होता है। तो आपने एक सुना होगा, पुष्कर मेला लगता है, कहाँ लगता है? नहीं, पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, एनिमल वाला, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो भी एक तरीके से ट्राइबल का मेला है, एनिमल वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और फिर आपको ये पता है, ये जजमानी सिस्टम, शादी में सुना है ना, जजमान दक्षिणा दो, सुना ये बात नहीं? तो जजमानी एक सिस्टम है, और जजमानी सिस्टम में क्या होता है, एक पर्सन सर्विस मांगेगा, मान लो ये ए है, ये पर्सन बी को सर्विस दे रहा है। जैसे मान लेते हैं क्षत्रिय है, क्षत्रिय के घर में मैरिज है, और ये पंडित है, तो पंडित वहाँ मैरिज कराने के लिए गया, तो ये इसका जजमान, मतलब जो सर्विस लेता है वो जजमान कहलाता है। ऐसे हमारे देश में ये सारी चीज़ें चलती हैं हमारे कल्चर में, कैसे एक सर्विस देता है, और जो सर्विस देता है उसको कहते हैं कमीन। ब्राह्मण बड़ा चालाक है, बोलता है ब्राह्मण कमीन नहीं हो सकता, शूद्र कमीन होगा, वैश्य कमीन होगा। शूद्र और वैश्य भी तो सर्विस देते हैं,
शूद्र और वैश्य भी तो सर्विस देते हैं ना भाई। शूद्र है साफ सफाई का काम करेगा, कुछ और काम करेगा। वैश्य जो है वो क्या है, ट्रेडर है, ये ट्रेडिंग का काम करेगा। तो ऐसे सर्विस लेना देना एक तरीके से लगा रहता है। तो एक ट्रेडर का काम करेगा वैश्य, शूद्र जो है साफ सफाई का काम करेगा। तो ये सारी सर्विस का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से चलती रहती हैं। फिर ये बिजनेस कम्युनिटी वही उसी की बात कर रहा है। जैसे बंजारे हम बोल रहे थे कि भाई ट्राइबल लोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड्डू बना दे। या आप लोगों ने एक सुना होगा, एक ऑयल बहुत कल आजकल एक ट्राइबल लोग बेच रहे हैं। जेंट्स के भी बड़े बाल होते हैं, देखा है वो, तो बोलते हैं कि ये जड़ी बूटियों से बनाया ऑयल है और जो इस ऑयल को लेगा उसके बाल कभी नहीं जड़ेंगे। चलता है ना वो। तो वो भी एक तरीके से कम्युनिटी हो गई ना ऑयल वाली। और वो कम्युनिटी एक तरीके से जो आज की प्रॉब्लम है उसको उस तरीके से सॉल्व करना चाहती है। और ट्रेडिशनल बिजनेसमैन में ये देखो कुछ नाम दे रहा है, पारसी, सिंधियाज, भोरास, जैन्स, ये सब ट्रेडिशनल कम्युनिटी है। पारसी लोगों को आप देखोगे बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, जैसे रतन टाटा, तो क्या है पारसी। साथ में सिंधियाज, ज्योतिराव सिंधिया, नाम सुना होगा, नहीं सुना इनका? बीजेपी के अभी एमपी हैं, पहले कांग्रेस में थे, राजघराने से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन। भौरास ये व्यापारी हुआ करते थे, ट्रेडर। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब बताते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ट्रेडर हुआ करते, मतलब ये ऐसी कास्ट है। मालवाड़ी, मालवाड़ी सुना है? तो ये ऐसी कास्ट है। ऐसे जैन कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैन ज्वेलरी, अग्रवाल स्वीट सुना होगा आपने। तो अग्रवाल स्वीट ये क्या एक है। तो ये बोल रहा है कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं जो शुरुआत से वो करते हैं। फिर उसके बाद हमारे देश में मार्केट का डेवलपमेंट हुआ जब इंडस्ट्रियल जोन आया, ब्रिटिश लोग आए, तो ब्रिटिश लोग इंडिया में इंडस्ट्री लेके आए। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो हमारे देश में भी डेवलपमेंट हुई। हमारे देश में भी एक जगह से दूसरी जगह सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना लगा, ठीक है। तो यूरोपियन के अराइवल से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। अराइवल ऑफ यूरोपियन कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें उन नई टेक्नोलॉजी से, जो मशीन है, पहले हम हैंड से काम करते थे, अब मशीन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई यूरोपियन के आए। कौन सी मशीन हुई? कई मशीनें आई। प्रिंटिंग मशीन आई, पुर्तगाली लोग हमारे देश में प्रिंटिंग मशीन, बाइबिल छाप छाप के लाए थे। फिर पोस्ट ऑफिस आए, जैसे हम कहते हैं तार सिस्टम। फिर हमारे देश में एफएम आया कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी ब्रिटिश के आने से हमारे देश में आई, ठीक है। और ये फिर उसके बाद कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटलिज्म का क्या और उसका मतलब। फिर ये बोल रहा है कॉमोडिफिकेशन एंड कंजप्शन, मतलब हम लोग डेवलप तो हो गए, मार्केट भी डेवलप हो गई, लेकिन कैपिटलिज्म का एक ड्रॉबैक है, ये प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको बढ़ाता रहता है। बोलता है और कंज्यूम करो और कंज्यूम करो और कंज्यूम करो, ये इसके साथ प्रॉब्लम है। तो जब देखो प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसकी बढ़ती रहती है, तो प्रोडक्ट की डिमांड ये बढ़ाता रहता है, इस वजह से बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से लॉस होता है रिसोर्स का। किसी के पास 4 आईफोन है, किसी के पास एक भी नहीं है, इससे अनइक्वालिटी आती है। तो मार्केट का एक सबसे बड़ा लॉस क्या है? कंजप्शन को ज़्यादा प्रमोट पड़ता है, उसकी वजह से वेस्टेज होती है, और वेस्टेज होने की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट पे लॉस पड़ता है। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे ऐसा ही चीज़। और ये सब हुआ किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन से, कि हम लोग बाहर से, हमारी ज़रूरतें बहुत कम थी, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये इंडिया में नहीं मिलते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन हुआ, हम लोग इन फूडों को खाने लगे, लेकिन ये फूड हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, जंक फूड कहा जाता है इसलिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी अलग तरीके की है। तो फूड इंट्रोड्यूस होने की वजह से, जंक फूड आने की वजह से हम लोगों को दिक्कत हुई। तो जंक फूड जैसे ही आए उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। और ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हमें पता नहीं चला ये प्लेन आतंकवादी का है या कोई पर्सन आ रहा है। तो इसलिए इन्होंने WC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये सारी चीज़ें की। और तब के बाद से, जिसे हम कहते हैं 9/11 अटैक, सुना है ना, 9/11 अटैक हुआ था। 26/11 इंडिया पे हुआ था और 9/11 न्यूयॉर्क में हुआ था। उस अटैक की वजह से ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे कम होने लगा।
ठीक है। और तब से एक तरीके से गुलाम, और कब अटैक हुआ 2008 के आसपास, उसके कुछ दिन बाद ही इंडिया में भी हुआ, मुंबई में अटैक हुआ, ठीक है। तो ऐसे हमारे इसमें चले। फिर लिबरलाइजेशन, वही वाली पॉलिसी, एलपीजी जो है क्या लिबरलाइजेशन अच्छा है। देखो पुष्कर फेयर दिख रहा है, पुष्कर मेला, यही है मेला। ऊँट, ऊँट कहाँ मिलते हैं हमारे देश में, राजस्थान में, बस। तो ये पुष्कर एक ऊँटों का मेला है, यहाँ पर ऊँटों को खरीदा और बेचा जाता है, तो याद रखना, ठीक है। तो कैटल मार्केट है इन पुष्कर फेयर, यहाँ पे ऐसे है। अब गवर्नमेंट हमारी धीरे धीरे थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि हम लोग मार्केट को तो प्रमोट करें, लेकिन साथ में ऐसा बैलेंस करें कि जिससे कंज्यूमर भी ज़्यादा ना कंज्यूम करे। तो सरकार बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा, जैसे अल्कोहल ज़्यादा नहीं खरीद सकते आप, एक लिमिट तक ही खरीद सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ ड्रग्स उसको हम अलाउ नहीं करते। एजुकेशन के लिए भी गाइडेंस है कि भैया एजुकेशन तुम दे रहे हो लेकिन इससे ज़्यादा की फ़ीस नहीं लोगे, ठीक है, तुम्हारी एजुकेशन बहुत अच्छी है लेकिन फ़ीस ज़्यादा नहीं लोगे। ऐसे ही हेल्थ के लिए बहुत सारी सरकार ने पॉलिसी बनाई है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2020 का पर्पज़ ये है कैसे हम लोग अपने देश को हेल्थ में सस्टेनेबल बनाएं। खासकर कोविड के बाद हमें दिक्कत हुई थी, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, कभी कुछ नहीं है, तो न्यू हेल्थ पॉलिसी इसी को दूर करने की कोशिश करती है। इसके लिए हमारे पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सुना है इसका नाम। तो ये मिनिस्ट्री एक तरीके, ऐसे ही हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, जो क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देता है, क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देता है ना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देता है कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे होगी, कैसे सब चीज़ें चलेंगी, तो उस पर ध्यान हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके बेस पर एक तरीके से चलती रहती। तो अभी ख़त्म हो गया हमारा, तो बस अब आपका एक टॉपिक बचा है, वो क्या है, थिंकर ही बचे है ना, ठीक है। तो थिंकर वाला जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, फिर आपका सोशियोलॉजी ख़त्म हो जाएगा।